गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास की श्रृंखला में सिंधु सभ्यता के अंतिम एपिसोड पे चर्चा करेंगे। और आज इस एपिसोड का विषय होगा उत्पत्ति, पतन और नामकरण। आप लोग कह सकते हैं कि सर सारी बातें बताने के बाद आप बेसिक बातें बता रहे हैं, उत्पत्ति और नामकरण जैसी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। तो वास्तव में इसे तो पहले किया जाना चाहिए था। नहीं, तार्किक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो चूंकि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, साहित्यिक साक्ष्य मिले ही नहीं हैं, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही आपको संरचना करनी है। तो ऐसे में जब आप पुरातात्विक साक्ष्यों से परिचित हो जाएंगे तभी तो बेहतर समझ होगी। और मेरा ये मूवमेंट है, इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य ही है कि इतिहास में जो आपकी जो समझ है वो क्या हो, वो डेवलप हो, राइट। और ये तीनों टॉपिक जो हैं वो कहीं ना कहीं कल्चर से जुड़े हुए हैं और यहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे जाएंगे, यानी कॉन्सेप्चुअल टॉक या कॉन्सेप्चुअल एपिसोड है, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति को। पहला जो पार्ट है उत्पत्ति का, हम देखते हैं। वास्तव में उत्पत्ति संबंधित दो प्रश्न पे विचार किया जाना चाहिए। पहली चीज कि क्या यह अचानक थी, ऑल ऑफ सडन था, और क्या यह विदेशी प्रेरणा का परिणाम थी। इन दो प्रश्नों का अगर आपने आंसर खोज लिया तो उत्पत्ति को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। परिणाम थी। आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता से पहले भारत का इतिहास वैदिक युग से शुरू होता था। और जितने साम्राज्यवादी इतिहासकार थे वो ये चाहते थे, वो ये कहते थे कि आर्य विदेशी, और उसके बाद उन्होंने शकों को, कुषाणों को, पल्लवों को, तुर्कों को, मुगलों को, सबको विदेशी बताया। और इसके पीछे उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि भारतीय इतिहास बाह्य लोगों का इतिहास है, अपना स्वयं का कोई इतिहास नहीं है। और इसी क्रम में उन्हें भी क्या कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला, तो जाहिर सी बात है उसे नकार तो सकते नहीं है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य वैज्ञानिक होते हैं। तो उन्होंने ये मत दिमाग में बनाना चाहा कि वास्तव में सैंधव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वह भी विदेशी मत से या बाह्य प्रेरणा का परिणाम थी, स्थानीय प्रेरणा का परिणाम नहीं थी, ऐसा वो मानते थे। और इस संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि दो प्रकार की विचारधाराएं आई। पहला जो आया आप देखेंगे वो था व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जैसे लोगों का था, गार्डन चाइल्ड जैसे लोगों का। और इन लोगों ने कहा कि वास्तव में मेसोपोटामियाई जो सभ्यता थी, मेसोपोटामियाई सभ्यता इनसे प्रेरित थी सैंधव सभ्यता। दूसरा मत आया फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, राम शरण शर्मा जैसे लोगों का। इतिहासकारों का नाम न जानिए एकदम चलेगा, मत जरूर जानिए। और इन लोगों ने बताया कि ईरानी बलूची संस्कृति, एक एक पार्ट पे हम लोग आएंगे। ईरान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसी संस्कृति से सैंधव सभ्यता का उदय हुआ। और तीसरा आया स्वदेशी में सोथी संस्कृति का नाम आया, सोथी कल्चर का। सोथी संस्कृति खास करके डीपी अग्रवाल और BR आलचिन महोदय का। अब आपको
एक एक मत को ध्यान में रखने की जरूरत है। जो लोग मेसोपोटामियाई मत की बात करते हैं तो वो मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता में कई समानता के तत्वों पर बल देते हैं। जैसे दोनों सभ्यता नगर नियोजित थी, दोनों सभ्यताओं में ईंटों और क्या कहते हैं कि कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। दोनों सभ्यताओं में जिगोरोट्स वृक्षों की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। दोनों में बुर्जों का प्रयोग होता है। ऐसे बहुत सारे समानता के तत्वों पर क्या किया गया, बल देने का प्रयास किया गया, राइट। और यह कहा गया, गार्डन चाइल्ड ने तो यहाँ तक कहा कि वास्तव में मेसोपोटामियाई लोग वहाँ के औजारों के, अपने औजारों के साथ आकर के सिंधु घाटी सभ्यता का प्लान किया, है ना। और यही वजह है कि सिंधु सभ्यता जो है वो अचानक दिखाई दी, क्योंकि उस समय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसे शहरों का ही उत्खनन हुआ था। और उन्होंने कहा कि जो सीधे आपको नगरीय चरण में दिखाई देता है उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि वह बाह्य प्रेरणा का परिणाम थी, राइट। लेकिन आपको बताऊं कि अगर आप सूक्ष्मता से देखें तो इन लोगों ने समानता के जिन तत्वों पर बल दिया है, अगर आप देखेंगे तो विभिन्नता के मत हैं, या आप ये कह सकते हैं जो अंतर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बताऊं, जैसे मेसोपोटामिया में मंदिर हैं, धार्मिक, सिंधु में नहीं है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो जो सिंधु सभ्यता है वो बेहतर नियोजित है। तीसरी चीज, मेसोपोटामियाई सभ्यता में 900 लिपियां हैं, सिंधु में 400 लिपि है। अब आप बताइए, 400 अक्षरों वाली लिपि है। अब आप खुद बताइए कि इन मौलिक अंतरों को रहते हुए आप ये कैसे कह सकते हैं कि सतही समानता के तत्वों के आधार पर आप ये बात कहें कि यह मेसोपोटामियाई उपनिवेश थी। यह तार्किक नहीं लगता। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं, मेसोपोटामिया के लोग मेसोपोटामियाई लिपि पढ़ी जा चुकी है, और अगर मेसोपोटामियाई लोगों ने यहाँ पे बनाया तो निश्चित रूप से कहीं भी वो अपना साक्ष्य जरूर लिखते। आज यहाँ एक पेंटर एक चित्र भी बनाता है ना, तो कॉर्नर पे लिख देता है पेंटेड बाय सो एंड सो। तो ये तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो व्हीलर, गार्डन चाइल्ड महोदय लोगों का जो मत था वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रभावित था, और वे स्थापित करना चाहते थे कि आद्य ऐतिहासिक काल में भी जो सिंधु सभ्यता थी, जो इतनी उच्च कोटि की नगरीकरण की सभ्यता थी, वो भी बाह्य प्रेरणा का परिणाम थी, राइट। तो आपने समानता के तत्वों और विभेद के तत्वों दोनों को ठीक से समझ लिया। और यही लोग हैं जो ये मानते हैं कि सभ्यता जो है वो अचानक उत्पत्ति हुई थी। और आप जानते रहिए, न तो सभ्यता की अचानक उत्पत्ति होती है, न तो सभ्यता की अचानक पतन होता है। श्योर, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मत फेयर सर्विस, रामशरण शर्मा और इन लोगों का था, और ये था ईरानी बलूची संस्कृति। जो ईरानी बलूची संस्कृति थी, काफी दिनों तक इस उत्पत्ति के सिद्धांत को लोगों ने माना, ईरानी बलूची संस्कृति, राइट। और इनका ये मानना था कि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम थी। जाहिर सी बात है, ये तो एकदम सही है। नगर इकट्ठे नहीं डेवलप हो सकते, ये दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम थी। और इन्होंने ये तर्क दिया कि जो ईरान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो कोटदिजी है, क्वेटा है, कुल्ली है, आमरी, नाल, ये जो छोटे छोटे स्थल है, जो ग्रामीण बस्तियां दिखती हैं, खास करके आप देखोगे नवपाषाण काल में ही इस क्षेत्र में नगरीकरण की शुरुआत आपको दिखाई दे जाती है ना। तो उसी परंपरा में
इस नगरीकरण की प्रक्रिया को समझे जाने की जरूरत है। यानी इनका ये कहना था कि जो ग्रामीण संस्कृतियां थीं और ग्रामीण संस्कृति से नगरीकरण में रूपांतरण हुआ, नगरीकरण में रूपांतरण हुआ, और यह जो रूपांतरण है वो 3 चरणों में हुआ। जैसे आप देखेंगे 3500 से लेकर के आप देखेंगे 2000 तक, 2500 तक एक रहा। दूसरा आप देखेंगे 2500 से लेकर के 1500 1800 के आसपास तक का रहा, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट रहा उत्तरोत्तर चरण में। यानी इन्होंने सिंधु सभ्यता के नगरों का क्रमिक विकास देखने का प्रयास किया। श्योर। और निश्चित रूप से अगर आप देखोगे तो प्रक्रिया के दृष्टिकोण से ये पार्ट एकदम सही माना जाएगा। क्लियर है। लेकिन इस संस्कृति को भी हम पूरी तरह से आधुनिक शोधों के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? वो इसलिए नहीं मान सकते कि अगर मान लीजिए कि इस क्षेत्र से सिंधु सभ्यता का उदय हुआ, मान लेते हैं कि ईरानी बलूची संस्कृति से ही हुआ, इसके 2 निष्कर्षों को तो मानना एकदम सही है कि यह दीर्घकालिक हुआ और ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में रूपांतरण हुआ, ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन इस क्षेत्र से मानने में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस क्षेत्र से नगरीय सभ्यता का उदय होता है उस क्षेत्र में संकेंद्रण होना चाहिए अधिक, जबकि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो नगरीकरण का जो संकेंद्रण है वो कहाँ है? वो भारतीय क्षेत्रों में है। श्योर। तो क्लियर हो गई बात। इसलिए हम लोग ईरानी बलूची संस्कृति को प्रक्रिया के स्तर पर सही मानने के बावजूद भी इस मत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। अब आइए हम देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है आपका सोथी संस्कृति, और इस पे काम किया किसने? अमलानंद घोष और बी.आर. आलचिन ने। अमलानंद घोष और बी.आर. आलचिन ने। डी.पी. अग्रवाल ने। डी.पी. अग्रवाल। इनका ये कहना है कि जो प्रक्रिया के स्तर पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से यह भी दीर्घकालिक प्रक्रिया मानते हैं। यानी सिंधु सभ्यता बाह्य प्रेरणा का परिणाम नहीं थी, पहली बात, और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम थी, ये सोथी संस्कृति के लोग भी मानते हैं। और इनका कहना है 2 स्थल इन्होंने उदाहरण दिया, एक दिया सोथी गंगानगर में और एक दिया गणेश्वर, और इन्होंने बताया कि पूरी सिंधु सभ्यता में जो मृदभांड आपको दिखाई देते हैं वो सबसे पहले सोथी में दिखाई देते हैं, और सोथी की ही परंपरा को अन्य क्षेत्रों में स्वीकार कर लिया गया। ये बात अलग है कि कुछ केंद्र जो थे वो सोथी से भी आगे निकल गए, राइट। लेकिन स्टार्टर अगर आपको दिखाई देता है तो वो सोथी से दिखाई देता है। दूसरी चीज, सोथी के पास ही गणेश्वर है और राजस्थान में ही है, और गणेश्वर से जो तांबे का जो भंडार मिला है, जो कांसे और तांबे की जो वस्तुएं मिली हैं वो सिंधु परंपरा में सबसे पुरानी हैं। तो ये माना जा सकता है कि मृदभांड और कांस्य परंपरा सोथी और गणेश्वर से ही शुरू हुई, राइट, और फिर इसी प्रक्रिया का अनुसरण अन्य स्थलों पर किया गया। इनका कहना है कि यदि हम इस बात को मान लें तो हम ये भी इस बात की भी व्याख्या कर सकते हैं कि सिंधु संस्कृति के सर्वाधिक स्थल सरस्वती घाटी क्षेत्र में क्यों है? क्योंकि यहीं से सभ्यता का विकास हुआ था। राजस्थान, गुजरात राजस्थान में आपको ज़्यादा दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर के आपको बताऊं कि सोथी संस्कृति की जो स्वीकार्यता है वो अब ज़्यादा होने लगी है। यानी अब हम लोग ये मानने लगे हैं कि सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो सोथी से ही हुई थी। इधर एक लेटेस्ट रिसर्च और भी आपको बता दूं, और वो रिसर्च है क्या कि वास्तव में जो सोनार टेक्निक है, सोनार टेक्निक से ये
बताया गया कि द्वारिका के नीचे लगभग 2,500 से 3,000 ईसा पूर्व एक सभ्यता के अवशेष मिले हैं और एकदम बिगिनिंग अभी सूचनाएं हैं, उस पर विस्तृत कार्य हो रहा है। अगर ये मान लिया जाए कि वास्तव में यहाँ से संस्कृति का विकास हुआ होगा तो हम दोनों प्रश्नों की व्याख्या कर सकते हैं। वो ये कि क्यों गुजरात में सर्वाधिक स्थल हैं और उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों में है। यानी कुल मिलाकर के सिंधु उत्पत्ति के संदर्भ में आज की स्थिति में दो बातें तो एकदम स्पष्ट हैं। वो ये हैं कि हम सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को स्थानीय मानेंगे, पहली चीज, और दूसरी चीज यह जो क्या कहते हैं कि अचानक नहीं थी, दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम थी। राइट। और एक और प्रश्न पे का उत्तर आप यहीं समझ लीजिए कि यदि कोई कहता है कि जो मेसोपोटामियाई और हड़प्पाई सभ्यता में जो समानता के तत्व हैं वो कैसे आए, तो जाहिर सी बात है ये सारी सभ्यताएं व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और अगर एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से इंटर रिलेटेड है, व्यापार वाणिज्य कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके कुछ गुणों को अपने पास क्या कर लेगी, समाहित कर लेगी। राइट। तो ये उत्पत्ति के संदर्भ में रहा। आइए हम लोग बात यहीं पे नामकरण की भी कर लेते हैं कि सर नामकरण का क्या विवाद है या नामकरण का क्या मुद्दा है। तो आपको बताऊं, वास्तव में नामकरण का विवाद ये है कि जो स्वतंत्रता के समय तक 40 स्थल थे, ये सूचना हमने आपको पहले ही दिया, और वो सारे सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों पर थे। इसलिए जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ये उसी तरह से है जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे आपने देखा नील नदी की सभ्यता है, दजला फरात मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। नदी घाटियों से सभ्यताओं की पहचान की एक परंपरा रही है, इसलिए जॉन मार्शल ने इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। लेकिन जब आगे शोध हुए तो पता ये चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो मुश्किल से, सिंधु घाटी में तो मुश्किल से 15-20% ही स्थल हैं। वास्तव में अधिकांश जो स्थल हैं वो हैं सरस्वती नदी घाटी में, सरस्वती नदी घाटी में, जो उस समय, अभी हम बता देते हैं, सरस्वती की भी कहानी आज चर्चा कर लेते हैं, सरस्वती नदी घाटी में थी। तो नामकरण सरस्वती नदी घाटी के आधार पर होना चाहिए। जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय जो ऐतिहासिक संस्था था उसमें पाकिस्तान का विरोध हुआ, और वैसे भी सरस्वती देवी का नाम है और आप जानते हैं कि हर जगह तुष्टीकरण। राइट। तो सरस्वती नदी घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल होने के बावजूद भी इस नामकरण को अधिक मान्यता नहीं मिली। राइट। लेकिन अंत में एक बीच के विवाद का हल निकाला गया और इसे रखा गया हड़प्पा सभ्यता, और ये उस परंपरा का परिणाम है जिसमें ये कहा गया कि किसी भी सभ्यता के प्रथम उत्खनन स्थल के नाम पर हम उस सभ्यता का नामकरण कर देते हैं। श्योर। तो आज के डेट में सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो नामकरण हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन हम लोग भी क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो परंपरा है, किताब वाले सारे लोग वही लिखते रहते हैं। राइट। और घाटी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सरस्वती नदी घाटी लिखा जाना चाहिए। आइए हम लोग एक बार सरस्वती नदी की कहानी को भी इसी समय जान लेते हैं। आप अगर आज के डेट में देखें तो ये जो सिंधु नदी तंत्र है
सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। सतलज भी इसी का पार्ट है, लेकिन उस समय में सतलज नहीं थी यहाँ पे। और एक आपने देखा, ये गंगा और यमुना इलाहाबाद में संगम हो गया, लेकिन गंगा यमुना भी उस तरह से नहीं थी। वास्तव में अगर देखें तो हम जो सतलज नदी थी वो ऐसे आती थी, सतलज और सरस्वती की बात हम करें, पहले तो सरस्वती की बात करें। और जो सतलज थी वो निश्चित रूप से इसकी ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। उस समय की बात बता रहा हूं। और ये जो यमुना है वो भी वो सरस्वती की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। राइट। अब आप ये कह सकते हैं कि सर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि ये नदी तंत्र बदल गया। वास्तव में एक टेक्टोनिक घटना हुई। ज्योग्राफिकली आपको जब भी चर्चा होगी तो वहाँ बताया जाएगा। और इस पोतवार के पठार का अपलिफ्टमेंट हुआ और दो नदियों का अपवाह तंत्र बदला, जिसमें से ये सतलज जो है वो चली गई सिंधु नदी तंत्र में, और जो यमुना है वो चली गई गंगा नदी तंत्र में, और अंततः पूरी सरस्वती नदी घाटी जो है वो क्या हो गई, सूख गई। और यह भी सिंधु सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण हुआ। राइट। तो ये सरस्वती नदी तंत्र था। और वास्तव में सबसे ज़्यादा अगर स्थल आप देखेंगे तो यही सबसे ज़्यादा गुजरात में है, फिर हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा में है। ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का सर्वाधिक पार्ट इधर था, और फिर ये वाला सेक्शन था, इसको आप जान ही रहे हैं। राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि नामकरण का सेक्शन भी आपका क्लियर होगा। अब आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन। पहली बात तो पतन का क्या मतलब समझते हैं आप? अगर याद हो फैक्ट तो हमने बताया था, अगर ये नहीं याद होगा तो क्षेत्र तो पता ही होगा कि पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्र में ये विस्तृत फैली हुई थी, और लगभग 12,99,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में थी। 12-13 लाख मान लीजिए। क्या आपको लगता है कि कोई सभ्यता जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली होगी वो वैसे ही उसका पतन हो जाएगा? नहीं ना। तो पतन का मतलब ये कतई नहीं समझिएगा कि वो इरेज हो गई, उसके साक्ष्य ही नहीं है। श्योर। उसके अतिरिक्त पतन की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है कि आखिर में पतन कैसे हुआ होगा। दो पहलू हैं। क्या पतन, कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ध्यान में रखिए कि क्या सिंधु सभ्यता का पतन अचानक हुआ होगा? क्या सिंधु सभ्यता के पतन के लिए सिर्फ एक कारक जिम्मेदार होंगे? नहीं ना। अगर आप देखेंगे, विचार करेंगे तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक देंगे। और वास्तव में सिंधु सभ्यता के पतन की जब विश्लेषण या प्रक्रिया की शुरुआत की गई
तो आपको बताऊं, पहला जो मत आया वो आकस्मिक मतों की तरफ आया। यानी उन लोगों ने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो अचानक हुआ, और आधुनिक जो शोध कहते हैं वो ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन क्रमिक रूप से हुआ। आइए बात करते हैं। जो अचानक मत वाला जो पहला आया वो आया आर्य आक्रमण। आपको बताऊं, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, ग्रिफिथ, इन लोगों का कहना है कि आर्य आक्रमण इसका मुख्य कारण था। व्हीलर ने तो यहां तक कहा कि पारिस्थितिकी साक्ष्यों पर इंद्र सभ्यता के पतन का दोषी ठहरता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया, पूरा भेदता कहा गया, आप जानते हैं वैदिक साहित्य में। और मोहनजोदड़ो से 42 नरकंकालों का साक्ष्य दिया गया। कहा कि ये जो सैद्धांतिक बातें कह रहा हूं वैचारिक, वो आपको पुरातात्विक साक्ष्यों से पुष्ट हो गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि आर्य आक्रमण की यह जो कहानी थी वो इसलिए नहीं स्वीकार की गई। जब मोहनजोदड़ो के हड्डियों का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि वास्तव में वो आक्रमण का परिणाम नहीं थे, बल्कि किसी मलेरिया जैसी बीमारी के परिणाम थे। तो फिलहाल आर्य आक्रमण का जिस पुरातात्विक साक्ष्य के बल पे कहा जा रहा था उस साक्ष्य को नहीं माना जाता, और आज के डेट में यह माना जाता है कि आर्य आक्रमण के द्वारा सभ्यता के पतन की जो गुंजाइश है वो न्यूनतम थी या नहीं थी। राइट। इसके अतिरिक्त फिर कई मत सामने आए, जैसे बाढ़ का। आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम जान सकते हैं कि किसका किसका था। जैसे एस.आर. राव साहब का था, मार्शल साहब का था, कई लोगों का था। और इन्होंने बताया कि वास्तव में नदियां जिनके किनारे सभ्यता बसी, उसी नदियों ने अंततः सभ्यता का पतन कर दिया। हम ये मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता या जो नदी के किनारे रहा होगा, हो सकता है उसका बाढ़ से हो गया हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो जैसे शहर ही 6-7 बार बसे थे। इसका मतलब है कि बाढ़ से नुकसान हुआ रहा होगा। लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसे स्थल थे जो नदियों से दूर भी थे, तो फिर उनका पतन कैसे हुआ? यह किसी एक सभ्यता के लिए हो सकता है, सभी सभ्यता के लिए यह एकमात्र कारक नहीं हो सकता है। उसके बाद आप देखें, भूतात्विक परिवर्तन कहा गया। M.R. साहनी साहब का था, वही सरस्वती के संदर्भ में कहा गया। सर्व स्वीकृत मत तो नहीं है, लेकिन इसे भी लोग कहते ही हैं। अग्निकांड, सुरकोटदा से आपको साक्ष्य मिलते ही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अग्निकांड का परिणाम था ये, है ना। नदियों का मार्ग परिवर्तन, R.L. स्टाइन साहब थे। नदियों का मार्ग परिवर्तन, राइट। इसके बाद R.L. स्टाइन ने कहा इसे भूकंप। आपने देखा कालीबंगा से साक्ष्य हैं, भूकंप हैं। यानी कुल मिलाकर के इन सभ्यता के लोगों ने, इन इतिहासकारों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि एक या दो जो आकस्मिक कारक थे, उन दो आकस्मिक कारकों की वजह से सभ्यता का पतन हुआ। राइट। लेकिन आप ये जानते रहिए कि कोई अकेला कारक इसके पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था। और जो आधुनिक जो शोध हैं, जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं, मॉडर्न रिसर्चेज कुछ अन्य ही तस्वीर बताते हैं। वास्तव में आधुनिक जो शोध हैं, उन शोधों में यह कहा गया कि सिंधु सभ्यता का जो पतन था
वो अचानक नहीं हुआ बल्कि क्रमिक रूप से हुआ, राइट। और कई कारक इसके लिए जिम्मेदार थे। सबसे पहले तो यही कहा गया कि जो आर्थिक कारक थे, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, व्यापार वाणिज्य में आर्थिक कारक में ये कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संतुलन था वो बहुत ही नाजुक था। और जैसे ही इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ, वो सिंधु सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। और ये भी कहा गया कि यही वजह है, जब पतन की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले वो शहरों का, उन शहरों का पतन हुआ जो कि व्यापारिक नगर थे, जैसे सुरकोटदा था, है ना, और वो सोत का गेंडोर था, सोत का कोह था। क्यों? क्योंकि ये टोटली व्यापार पे डिपेंडेंट थे। और जब व्यापारिक नगर आए, ध्वस्त हुए, तो प्रेशर बढ़ा लोथल जैसे लोगों पे, क्योंकि यह औद्योगिक नगर था। कालीबंगा और हड़प्पा जैसे जगह पे बढ़ा और वो असंतुलन हो गया वहाँ पर। और फिर उन जैसे नगरों का क्या हुआ? दबाव बढ़ा और विनाश हुआ या उनका पतन हुआ। और यह भी कहा गया कि वास्तव में नगरों का पतन नहीं हुआ, बल्कि जिन उत्कृष्ट गुणों के लिए नगर जाने जाते थे, वो तत्व जो है वो क्या हो गए? समाप्त हो गए, राइट। आपको बताऊं तो क्या परिणाम हुआ? सभ्यता का जो विस्तार हुआ वो दक्षिणी एवं पूर्वी दिशा में हुआ। और अब ये सभ्यता नगरीय नहीं बल्कि ग्रामीण हो गई। हालांकि आप इस बात को जानते हैं कि नगरी की जो वैदिक युग है वो ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। हालांकि इन दोनों में 200-400 सालों का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन, जिस पतन की बात आप लोग कहते हैं, वो पतन नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक दबाव के कारण उसका जो स्वरूप है वो नगरीय से ग्रामीण में हो गया। और ये भी कहा गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा नगरीकरण नहीं हुआ। आगे चल करके 200-400 सालों बाद गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण का भी शुरुआत हुआ, और इस प्रकार प्रथम नगरीकरण को द्वितीय नगरीकरण से जोड़ करके आजकल देखा जाता है। तो आधुनिक मत तो ये है। दूसरी चीज, कुछ पर्यावरणीय कारकों की भी बात कही गई। जैसे आपको बताऊं, पर्यावरणीय कारक जो थे, एक शोध किया गुरदीप सिंह ने। गुरदीप सिंह का एक शोध है, जयपुर का हिस्तोला गांव है, जयपुर के पास हिस्तोला गांव, और यहां पर इन्होंने पुष्प के पराग कण का विश्लेषण किया। और पुष्प के पराग कण का विश्लेषण करते हुए इन्होंने बताया कि इससे ये पता चलता है कि ये कहीं न कहीं यह क्षेत्र और भी शुष्क हो रहा था, यानी पर्यावरणीय प्रबंधन की कहीं न कहीं कमी थी, और वो एक पतन का कारण बनी। हालांकि यह विचार जो है वो क्या है, एक अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन निश्चित रूप से दीर्घकालिक प्रक्रिया के पतन की तरफ यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि सिंधु पतन के संबंध में जो सारे मत दिए हुए हैं, उस मतों की अगर हम समीक्षा करें तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन जो हुआ वो विभिन्न स्थानीय कारकों की वजह से हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह एक लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। तीसरी चीज, पतन का मतलब ये नहीं है कि सभ्यता एकदम से समाप्त हुई, बल्कि उसके नगरीय गुण जो है वो क्या हो गए, उत्कृष्ट नगरीय जो लक्षण हैं वो कम हुए, और वो ग्रामीण सभ्यता के द्वारा आच्छादित कर ली गई, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और अब आप स्टोन एज से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को कोरिलेट कर पा रहे होंगे।
राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द ही हम लोग इन टॉपिकों पर T20 सीरीज भी लाएंगे, वेट करिए उसका। तो आपके ज्ञान का सही परीक्षण होगा उस समय। और फिर कल हम लोग मिलते हैं श्रृंखला के अगले चरण में वैदिक युग के साथ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे